असल शेर के एक और ख़ास शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन किराम, आज इस ख़ास शुमारे में हम आपकी मुलाकात वादी कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जिन्होंने मौसीकी यानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में न सिर्फ अपना नाम रोशन किया है बल्कि कश्मीरी मौसीकी को भी एक नई बुलंदी बख्शी है। जी हाँ, मेरी मुराद मुनीर अहमद मीर से है। आज हमारे साथ मुनीर अहमद मीर साहब मौजूद हैं। आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनके सफ़र के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से इन्होंने शुरू किया और कौन कौन से पायदान इन्होंने अभी तक तय किए हैं और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने हमें वक्त दिया। संगीत की तालीम जो है मैंने पहले अपने वालिद साहब शफ़ी मोहम्मद मीर साहब से हासिल की है, तो उन्होंने उसके मुझे बेसिक्स सिखाए। उसके बाद मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरे पहले गुरु टीचर जो रहे हैं वो हैं पृथ्वीनाथ रैना साहब। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की। वहाँ से निकल के मैंने सोचा कि यहाँ पे चूँकि संगीत क्लासिकल म्यूज़िक का माहौल ये जो है वो कम है, तो मैंने रेडियो ज्वाइन किया। मैं रेडियो चला गया। रेडियो में मैंने जो लाइट म्यूज़िक है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल संगीत है जिसमें फ़ोक म्यूज़िक आता है, सूफियाना म्यूज़िक आता है और इसमें लाइट म्यूज़िक हमारी गज़ल वगैरह जो है आती हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने रेडियो जाकर सीख ली। वहाँ पे मेरे उस्ताद रहे हैं पंडित भजन सोपोरी जी। संगीत की पूरी शिक्षा मैंने उनसे हासिल की। उनके साथ साथ वहाँ पे मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब थे जो हमारे कंपोज़र थे। तो और वहाँ पे नसरुल्लाह ख़ान साहब थे जो हमारे बहुत ही अच्छे कंपोज़र रह चुके हैं। किशन लंगू साहब वहाँ पे काम करते थे और बड़े बड़े उस्ताद वहाँ पे रह चुके हैं जिनके पास मैंने बैठ के सीखा है कि म्यूज़िक क्या होता है, ये म्यूज़िक में कंपोजिशन वगैरह कैसे बनाई जाती है, इसका म्यूज़िक कैसे तैयार किया जाता है, तब जाके लास्ट में ये लोगों के सामने गज़ल पहुंच जाती है। इस तरह से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पे हमारा शोबा मौसीकी है, तो शोबा मौसीकी में मैं एज़ म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर काम करता था। बस यूँ ही सफ़र यूँ ही चला, आज आपके सामने हूँ। तो इंस्पिरेशन कौन रहे आपकी, अगर म्यूज़िक के हवाले से बात करें, कौन इंस्पिरेशन रहे, कौन ऐसे म्यूज़िशियन हैं या गुलकार हैं जिनको आप पसंद करें? देखिए, जहाँ तक हमारे म्यूज़िक की बात है, यहाँ पे जितने भी गाने जो पॉपुलर हुए हैं, कश्मीरी गाने जितने भी पॉपुलर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमल दखल है हमारी सूफियाना मौसीकी का। हमारी सूफियाना मौसीकी इतनी रिच है, इतनी पावरफुल है कि आप जो भी धुन इसमें बांधेंगे वो मैं आंख बंद करके 90% वो हिट हो जाती हैं। इतना पावर हमारी सूफियाना मौसीकी में है। उसके बाद हमारी जो फोक म्यूज़िक आता है जिसमें छकरी वगैरह है, दूसरी मौसीकी जो आती है उसके बाद आती है। तो हमारा तीसरा हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं या एक अच्छे कंपोज़र। जब आपको इन पे पूरी नज़र होगी, इन सारे जॉनर्स जो म्यूज़िक जॉनर्स हैं यहाँ पे, उन सब पे जब आपकी नज़र होगी तब आप एक अच्छे कंपोज़र हम बन जाएंगे। तो जहाँ पे किसी एक की बात आपने कही, मैं मेहदी हसन को पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी वॉइस क्वालिटी उसी टाइप की है। मैं बचपन से मैंने उनको सुना है, तो मुझे बहुत पसंद है मेहदी हसन साहब। जो हमारे यहाँ के जो टॉप गाने हैं, जो सुपर हिट गाने हमारे यहाँ के हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्हीं गानों को लेते हैं। वो गाने हमारे ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में बंद हो गए हैं, हम उनको नया कुछ देते नहीं हैं। इसलिए नया करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक आप पुराना सुनिए, जब आप पुराना सुनेंगे उसी जानर को आप आगे ले जाएंगे, तभी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है तब तक वो गाना उनके पास आएगा। जैसे हमारे जानबाज साहब का गाना है, सारे इस वक्त के फ़नकार जो हैं, तो वो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे रात में शादी ब्याह के प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे बाकी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, हम उनके गाने गाते हैं। हमारे जो फ़नकार हैं यहाँ के, वो उनके गाने गाते हैं। जितने भी पुराने फ़नकार हुए, चाहे हमारे ग़ुलाम हसन सूफ़ी साहब हैं,
चाहे हमारे सूफ़ी साहब हैं जो फ़ोक म्यूज़िक गाते हैं, गुलाम अहमद सूफ़ी साहब जैसे हैं, या इसी तरह राज बेगम जी हैं, इसी तरह जानबाज साहब हैं। तो हम इनके पुराने गाने गाते हैं आजकल भी, उनकी इतनी डिमांड है, वो गाने इतने हमारे दिलों में रच बस गए हैं, जैसे वो पत्थर पे वो लकीर खींचते हैं, इसी तरह वो गाने हमारे दिलों में रच बस गए हैं। अब क्या है कि वो थोड़े से उनमें से वो धूल मिट्टी उनमें जमा हो गई, हम उनको साफ़ करते हैं, हम उनको थोड़ा सा नया शाइन देते हैं, तो उस वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। हमारे बच्चे जो आज के हैं ये गलत नहीं करते हैं, इन्होंने गिटार इस्तेमाल किया, इन्होंने कीबोर्ड इस्तेमाल किया, इन्होंने ड्रम इस्तेमाल किया, ये अच्छा करते हैं। लेकिन मेरी इनसे दरख्वास्त है कि पुराने गाने जो ये गाते हैं उनके साथ साथ अपनी भी कुछ विरासत है, उसमें वो आ जाएं। नए गानों की आपने बात की तो कुछ एक लोग जो हैं ये भी समझते हैं कि शायद अगर नया कुछ ट्राई करते हैं तो उसमें कामयाब ना हो सके तो शायद लोग फिर आगे देखना पसंद ना करें। नहीं, वो तो ठीक है, तब तो फिर काम ही नहीं होगा। जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो अच्छा कैसे बनेगा? अभी हमारी कंट्री ने चाँद पे गए, पहला तो उनका वो फेल हो गया, लेकिन जब उनने मेहनत की तब जाके हमने कामयाबी पा ली। इसी तरह हर किसी जॉनर में, जो भी जॉनर दुनिया में है, जिसके साथ भी इंसान वाबस्ता है, कहीं कामयाबी होती है, कहीं कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वतन को, अपने लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारा म्यूज़िक सुनते हैं, हम उनके सामने तक एक अच्छा म्यूज़िक पहुंचाएं। और इसके बाद रिसेंटली फिल्म शिकारा भी आई जिसमें आपके गाने जो हैं वो भी पिक्चराइज हुए। थोड़ा सा उस सफ़र के हवाले से हमें बताइएगा, कैसे जो फिल्म मेकर्स हैं वो आप तक पहुँचे और किस तरीके से काम होता है बॉलीवुड में। ऐसी बात है कि जो फिल्म शिकारा है उसमें जो म्यूज़िक किया है, कश्मीर का म्यूज़िक जो है किया है, वो है अभय सोपोरी, पंडित भजन सोपोरी के बेटे ने वो काम किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये गाना लेना, हम लेंगे, आप फिल्म शिकारा के लिए हम आपसे ये गाना लेंगे, आप क्या करना है, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पहले गाना दिखाइए। फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, लगभग 1-2 महीने मैंने 2 गाने थे उसमें मैंने उन दोनों गानों पे बड़ी मेहनत की। हमारा ग्रुप था उसमें, उनके साथ हमने 10-15 दिन काम किया, तब जाके हमने वो एक गाना तो हमने लाइव किया जब शादी का गाना होता है, दूसरा मेरा सोलो गाना था उसमें। तो वो जो म्यूज़िक है वो सारा अभय सोपोरी जी ने कंपोज़ किया था, और फिर मुझे मौका मिला फ़िल्म शिकारा में गाने का। कोशिश करते हैं किस तरह का ये लोग रहते हैं कि कैसी क्या बातें होती हैं, क्या कुछ उनका रवैया रहता है कश्मीरी लोगों को लेकर। देखिए, उनका रवैया बड़ा प्रोफेशनल होता है, वो जो भी काम देखेंगे वो 100% उनका करेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग भी यहाँ पे प्रोफेशनल लोग रहते हैं, यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे फ़नकार हैं, चाहे ड्रामा देखें, चाहे पेंटिंग देखें, चाहे म्यूज़िक देखें, चाहे फ़ोक म्यूज़िक देखें, चाहे हमारी सूफियाना म्यूज़िक है, जितने भी हमारे फ़नकार हैं सब प्रोफेशनली काम करते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे एवेन्यूज़ जो ज़राए हैं वो कम है, तो उनको उतना मौका नहीं मिलता है। अगर हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके हमें पता चलता है कि हमें किस बात की कमी है, हमें यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो हमें देखने को मिला कि जब हम वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ पे जो म्यूज़िशंस हैं उनके साथ हमने किया, 50-50 म्यूज़िशंस वहाँ पे आए थे, हमने उनके साथ गाने रिकॉर्ड किए, तो वो मौका हमें मिला। तो अच्छा रहा, उनके साथ हम बैठे, उनके साथ म्यूज़िक देखा, उनके साथ काम किया, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। मोदी साहब, क्योंकि आप पिछली 3-4 दिहाइयों से म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिजिटलाइजेशन अब इसमें हुई म्यूज़िक में, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि पहले जब हम देखा करते थे तो एक लंबा या बड़ा प्रोसेस जो है, हेक्टिक प्रोसेस हुआ करता था एक गाना तैयार करने में, लेकिन अब जो है हम रातों रात एक गाना जो है रिकॉर्ड करके उसको तैयार कर सकते हैं। और ख़ासकर सोशल मीडिया का क्या कुछ रोल रहता है? देखिए, पहले एक कंपोज़र एक धुन बनाता था, तो उसके बाद जो डायरेक्टर साहब थे वो लाते थे राइटर को, उस राइटर को कहते थे कि इस धुन पे आपको गाना लिखना है।
तो उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर उसकी धुन पूरी धुन तैयार कर लेते थे, उसका म्यूज़िक बनाते थे। उसके बाद सिंगर्स के साथ, म्यूजिशंस के साथ लेके वो रिहर्सल करते थे 8-8 दिन, 10-10 दिन, तब जाके वो गोल्डन पीरियड बना। मतलब उतनी मेहनत होती थी। और अगर उस वक्त डुएट भी गाना होता तो दोनों मेल फीमेल या कोरस जो भी होता था वो सारे लाइव प्रोग्राम्स होते थे। तो लाइव प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई गलती है तो रिटेक आपको फिर पहले से करना है। तो आज के दौर में ये हो गया म्यूज़िक का कि आप कोई भी काम अकेले कर सकते हो। आप घर में अकेले म्यूज़िक बनाते हो, अकेले गाते हो, वो किसी को पता ही नहीं होता है कि डुएट किसके साथ गाना है, फीमेल वॉइस कौन सी है, कोरस किसने गाया, म्यूज़िक किसने बनाया। एक छोटे से कमरे में आप आज म्यूज़िक बनाते हो। और दूसरा उससे क्या हुआ, ये जो आज का दौर है, जो आजकल जैसे यूट्यूब है, बाकी चीज़ें हैं, ये आ गई इसमें आप अकेले खुद मतलब खुद मुख्तारी का ज़माना आ गया। आपको जो है आप मानते नहीं हो किसी को, आपको जो अच्छा लगता है वो आप एकदम से पोस्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आप वही काम 2-4 बंदों के साथ करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एक अच्छी चीज़ बन जाएगी जो लोगों तक पहुंचेगी। इसी तरह जो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लोगों ने बहुत नाम कमाया, और जो यंग जनरेशन है वो उससे बहुत फ़ायदा लेते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था, वो हमारे इंडिया में जितना भी कल्चर है, जितने भी मौसीकी के अलग अलग शोबे हैं, चाहे बंगाल का अलग संगीत है, कश्मीर का अलग संगीत है, पंजाब का अलग संगीत है, महाराष्ट्र का अलग संगीत है, उस वक्त के जो डायरेक्टर्स होते थे उनको उनके फोक म्यूज़िक पे सब पे नज़र होती थी। तो आज क्या है, आज वेस्टर्न का दौर ज़्यादा आ गया। हम अपनी जो रिवायती जो हमारी मौसीकी, हम उससे थोड़ा सा दूर हो गए, और हमने जो अडॉप्टेशन किया है, हमने आज का जो फास्ट म्यूज़िक है उसको अडॉप्ट किया। तो ये तो चलता ही रहेगा, चेंजेस होती रहती हैं। तो इस वजह से हमारा जो ये फेसबुक है और यूट्यूब वगैरह है, इनसे लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। मुनीर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी हम किसी स्टेट में, मुल्क के किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर व बेशतर वहाँ का जो अपना रिवायती म्यूज़िक होता है वो पेश किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो सबसे पहली जो बात हमारी ज़ुबान पर आती है वो है कि केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश। ये वहाँ की मांड है, बहुत मशहूर है ये। लेकिन इसी के हवाले से मैं ये कहना आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम वादी कश्मीर की बिलखुसूस बात करें, यहाँ पर कोई भी शो हो, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि वहाँ पर यहाँ के म्यूजिशियंस हों या फिर बाहर से लाए गए हों, वो बॉलीवुड पेश करते हैं। तो यहाँ का म्यूज़िक का क्या, वो कैसे? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें अपना संगीत जो है हमें उसको प्रमोट करना है, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो गोजरी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे हमारी सूफियाना मौसीकी हो यहाँ की, हम उसको कश्मीरी क्लासिकल कहते हैं, चाहे यहाँ का फोक म्यूज़िक है, चाहे यहाँ की गज़ल, ठीक है, हमें इसको प्रमोट करना है। लेकिन क्या करते हैं यहाँ के जो गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं, वो जब बाहर से गेस्ट आते हैं, चाहे फॉरेनर्स आते हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी हिस्से से यहाँ पे हमें गेस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनको यहाँ का कल्चर दिखाएं, हम उनको यहाँ का रहन सहन दिखाएं, हम कैसे रहते हैं, यहाँ का खाना पीना कैसा होता है, यहाँ का संतूर क्या है, यहाँ का रबाब क्या है, यहाँ का मटका जो तुम्बक वगैरह है ये क्या है, हमें उनको वो दिखाना है, ना कि हमें उनको बॉलीवुड दिखाना है, और हमें अपने संगीत को प्रमोट करना है। तो लेकिन हम बदकिस्मती है कि हम अपने संगीत को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमारा सूफियाना आता है। मैंने कहा जितने भी जॉनर हमारे यहाँ के हैं, हमें उस चीज़ को प्रमोट करना है। हमें बॉलीवुड को क्या प्रमोट करना है, वो तो ऑलरेडी प्रमोट है, वो इतने लाखों करोड़ों उसके फ़ैन हैं, वो वर्ल्ड के किसी की भी कोने से कोई भी विजिटर आएगा वो उसको सुनता है।
हिंदुस्तान की किसी भी शहर से कोई भी विजिटर यहाँ आएगा, वो फ़िल्म म्यूज़िक सुनता है, वो अपना म्यूज़िक सुनता है। वो जब कश्मीर आता है, हमें उसको यहाँ का म्यूज़िक सुनाना है, जे.एंड.के का म्यूज़िक हमें उसको सुनाना है, लद्दाख का म्यूज़िक क्या है, डोगरी म्यूज़िक क्या है, कश्मीर का म्यूज़िक क्या है, हमें जो तीनों रीजन हैं, हमें उनको वो दिखाने हैं, हमें उस चीज़ को प्रमोट करना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग, कुछ यहाँ की पॉलिसी मुझे वो ठीक नहीं लगी, क्योंकि हम उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े फ़नकार हैं, चाहे फोक म्यूज़िक लीजिए, चाहे सोफेना म्यूज़िक लीजिए, लाइट म्यूज़िक में देखिए हमारे पास कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बॉलीवुड गानों की भी हमें कमी नहीं है, चाहे मेल है फीमेल है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे म्यूजिशियंस हैं, हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसके ज़रिए से हम अपना जो म्यूज़िक है, जितने भी जॉनर है, हम उनको प्रमोट कर पाएँ। यही मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से। ये भी माना जा रहा है कि जो म्यूज़िक में जो इंजीनियरिंग आई है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सुरीले हों, आपकी आवाज़ सुरीली हो, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो आपकी कितनी भी ख़राब आवाज़ हो, उसको ठीक किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी एक खतरा है? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात वही है जो लाइव में काम करेगा। रिकॉर्डिंग में आपने किसी सिंगर को लाया स्टूडियो में, उसको अगर उसका सुर ठीक नहीं है, आपने उसका सुर ठीक किया है। अब आजकल नया ये आया है कि अगर कोई बेताला भी है, उसको भी ताल में ला के गाना ठीक करते हैं। लेकिन जो मज़ा लाइव में है, वो मज़ा किसी और में नहीं है। तो उसके लिए आदमी को बड़े ज़बरदस्त पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपका एक परफॉर्मर स्टेज पे आके लाइव परफॉर्म करता है। लाइव परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। लाइव परफॉर्म करने वाला बंदा ही हर एक जगह कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत करी होती है बचपन से। और ये जो हमारे कुछ लोग हैं, मतलब वो स्टूडियो में तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब उनको कहते हैं कि स्टेज पे आके वो ज़ीरो उनकी लेवल हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। हर एक को अपने अपने प्रोफेशन के साथ गलत नहीं करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। किसी अच्छे टीचर के पास जाएं, 5 साल 6 साल 10 साल दें उस प्रोफेशन के साथ, तब वो किसी मकाम पे पहुँच। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने बॉलीवुड तक का सफ़र जो है तय कर लिया है, आगे मुनीर अहमद मीर क्या करने वाले हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, अगर ज़िंदगानी ने साथ दिया, म्यूज़िक के साथ रहेंगे। और मैं चाहता हूँ, हर वक्त मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया कंपोज़ करूँ, क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आती है अब कि कुछ नए गाने बनाएं जो लोगों तक हम पहुंचाएं, जो मकबूल हो जाएं, और हमारे इस जितना भी हमारा संगीत है उसमें वो भी दर्ज हो जाए। बच्चों वगैरह को कुछ सिखाने की कुछ कोशिश की आपने? हाँ, दो चार बच्चे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। आजकल इतना टफ़ टाइम चल रहा है। सारे बच्चे सुबह 5 बजे लेके अपने अपने स्कूल्स जाते हैं, अपने अपने ये जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाते हैं। टीचर्स के पास 6 बजे चले जाते हैं, रात को 8-10 बजे चले जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। तो मैं कहता हूँ उनसे कि थोड़ा आधा 1 घंटा थोड़ा सा उससे निकालो, या आपको थोड़ा सुकून दे देगा ये संगीत। तो किसी अच्छे उस्ताद के पास जाओ, इसको सीखना चाहिए, एज़ हॉबी इसको रख लीजिए, तो इससे आपको सुकून मिलेगा दिल को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में आने की। का। नाज़रीन, मुनीर अहमद मीर साहब से आज के इस ख़ास जो नशरियात थी इसमें हम बात कर रहे थे, और इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी की कहानी है वो हम तक पहुंचाई, यानी आपके साथ जो है शेयर की। और इसके साथ साथ बहुत ही 2 खूबसूरत गाने भी इन्होंने गा कर सुनाए, जिनमें से एक गाना जो है इन्होंने रिसेंटली शिकारा मूवी में भी गाया था, उसमें वो पिक्चराइज हुआ था। और इनके कहने के मुताबिक जो इन्होंने बातें कही, उसके मुताबिक यही है कि अगर आप किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं, उसकी जो है चाह रखते हैं, तो सबसे पहले जो है आप पूरी तरीके से उसकी तालीम जो है हासिल करें, यानी पूरी तरीके से आप उसके लिए प्रोफेशनल बन जाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप
एक टांग उस शोबे में रखें और दूसरी टांग कहीं और रखें, तो इस तरीके से आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने म्यूज़िक में जाना है, अगर आपने एक्टिंग में जाना है, अगर आपने किसी भी शोबे में जाना है, तो आपको पूरी तरीके से उस चीज़ के लिए सरेंडर करना होगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम जो है आपको पसंद आएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जावेद डार को इजाज़त। आप देखते रहिए एक्सेलशियर।